भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सेक्शन 482 इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। सेक्शन 482 का टाइटल है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रहेंडिंग अरेस्ट, जो कि आपको सीआरपीसी के सेक्शन 438 में मिलेगा। देखिए, ये सेक्शन बताता है जनरली ऐसे बेल के बारे में जो कि एक्चुअल अरेस्ट से पहले ही मिल जाता है। ठीक है, बेल का मतलब क्या होता है? बेल क्यों लिया जाता है? बेल लिया जाता है सो दैट जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसे रिलीज़ किया जाए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी आता है जहाँ पर एक्चुअल अरेस्ट होने से पहले ही अगर आप बेल ले लेते हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी अगर अरेस्ट भी कर लिया गया तो तुरंत आपको छोड़ भी दिया जाएगा। उसे ही कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 438 एंड बीएनएसएस के सेक्शन 482 में मिलेगा। डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रहेंडिंग अरेस्ट, यानी जिसको लगता है कि उसकी अरेस्ट की जाएगी तो पहले से ही उसने बेल के लिए अप्लाई कर दिया एंड बेल ले लिया। वही इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इस सेक्शन में 482 में। सबसेक्शन 1 पहला सेक्शन कहता है कि व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव, किसी भी पर्सन को लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है। ऐसे ही रात में कभी सपना आ जाएगा हम अरेस्ट होने वाले हैं, ऐसा तो होता नहीं है। रीज़न होना चाहिए कि क्यों उसे लगता है कि वो अरेस्ट हो जाएगा। या तो उसको कहीं से जानकारी मिली है, या उसके पास नोटिस आया है, समन आया है, कुछ भी आया है, या उसका वकील बताया है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा। किसी भी वजह से रीज़न होना चाहिए कि वो अरेस्ट हो सकता है। और अरेस्ट किसके लिए होगा? कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है। लेकिन ऑफेंस का नेचर क्या होगा? नन बेलेबल ऑफेंस होगा। नन बेलेबल ऑफेंस कौन सा होता है? नन बेलेबल ऑफेंस वैसे ऑफेंसेस होते हैं जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। सेकंड शेड्यूल में ऑफेंसेस के कैटेगरीज मेंशन है कि कौन से ऑफेंस को बेलेबल कहा जाएगा एंड कौन से ऑफेंसेस को नन बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा। तो ये जो है ना एंटीसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है, या एप्रहेंडिंग अरेस्ट, उससे पहले ही अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले लिया गया, तो ये किस ऑफेंस के लिए होता है? नन बेलेबल ऑफेंस के लिए होता है। तो किसी भी पर्सन को रीज़न है, उसे लगता है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा कोई ऐसे ऑफेंस के लिए जिसका नेचर नन बेलेबल है, उसने नन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो जो पर्सन होगा वो अप्लाई करेगा कोर्ट में। कौन से कोर्ट में अप्लाई कर सकता है? 2 कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, या तो कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई करेगा या हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा। 2 कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। कौन कौन सा कोर्ट? कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, ये दोनों कोर्ट में ही अप्लाई कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए, यानी एक्चुअल अरेस्ट होने से पहले ही बेल के लिए अप्लाई करना। किस कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा? या तो हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉर अ डायरेक्शन दैट इन द इवेंट ऑफ अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, यही है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई भी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अगर पर्सन को रिलीज़ करने के लिए बेल दे देता है, एक्चुअल अरेस्ट नहीं हुआ है, पहले ही से बेल दे देता है, यानी एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो कोर्ट होगा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, दोनों में से जो भी कोर्ट बेल दिया होगा, वो कोर्ट कुछ कंडीशन लगा सकता है। जैसे एक कंडीशन ये लगाया जा सकता है कि वो जो पर्सन होगा, जब भी उसे पुलिस के द्वारा बुलाया जाएगा इंटरोगेशन के लिए, तो वो खुद को अवेलेबल कराएगा। पुलिस जहाँ बुलाएगी वो जाएगा, मना नहीं करेगा, आनाकानी नहीं करेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बताएगा। इंटरोगेशन पुलिस कर रही है तो इंटरोगेशन में सहायता करेगा। अगर पुलिस बुलाती है कहीं तो वहाँ पर अवेलेबल होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो सकता है। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि वो जो पर्सन है, जिसे एक्यूज्ड भी कहा जा सकता है, वो किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस, ये तीनों वर्ड एकदम ध्यान से याद रखिए। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेगा, यानी किसी भी ऐसा पर्सन, कोई दूसरा पर्सन जिसको इस केस के बारे में या ऑफेंस कमिट किया उसके से संबंधित कोई भी नॉलेज है, तो उसे इंड्यूस नहीं करेगा, धमकी नहीं देगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं करेगा कि तुम नहीं बताओगे ना तो हम तुम्हारे लिए ये एक फेवर करेंगे। तो किसी भी प्रकार का इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेगा। थर्ड कंडीशन क्या लगाया जा सकता है कि कोर्ट ये कंडीशन लगा सकती है कि कोर्ट के इजाज़त के बगैर, विदाउट कोर्ट के इजाज़त के बगैर वो इंडिया को छोड़ेगा नहीं, इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। अगर जाना भी बाहर है तो कोर्ट से इजाज़त लेना पड़ेगा। कोर्ट ने परमिशन दे दिया तो जाएगा, नहीं परमिशन दिया तो बाहर नहीं जाएगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले, ग्रांट करने से पहले लगा सकता है। ठीक है, फर्दर ये सेक्शन कहता है सबसेक्शन 3 में कि उसके बाद
उस पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल मिल गया। कौन देता है? हाई कोर्ट दे सकता है या कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है। तो उसे एंटिसिपेटरी बेल मिल गया। तो उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है, यानी अरेस्ट करने के लिए कोई ऑफिसर आता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जिसको SHO कहा जाता है। तो कोई पुलिस ऑफिसर आता है उसे अरेस्ट करने के लिए, और वो जो पर्सन है ना, वो बेल देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी बेल है तो ऑब्वियसली वो बेल दे ही देगा, कहेगा कि एक बेल अपना शो करेगा। देने का मतलब है वही शो करना कि देखिए हमें सेशन कोर्ट से या हाई कोर्ट से एज द केस में भी हमें बेल मिल गया है। तो उस वक्त या तो अरेस्ट करने के वक्त में, या अरेस्ट ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर कर दिया है एंड वो पुलिस ऑफिसर के कस्टडी में है। देखिए एक्चुअल में ये अरेस्ट यहाँ पे अभी नहीं हुआ है, टाइम ऑफ अरेस्ट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट या इन कस्टडी अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट पुलिस ऑफिसर के पास वक्त नहीं, कहा ठीक है आपके पास बेल है, हम आपको अरेस्ट कर लेते हैं, बाद में हमें बेल दिखाएगा। तो उस वक्त भी एक हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन हो, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट हो या कस्टडी के वक्त में हो, उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल पर, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने या कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे बेल दे चुका है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसका कॉग्निजेंस है, जिसके पास पावर है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए, उसे लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, तो वो वारंट इशू कर सकता है। और वो जो वारंट इशू करेगा वो होगा बेलेबल वारंट इशू कर सकता है। और जो भी डायरेक्शन किया जाएगा वो डायरेक्शन कन्फर्मिटी में होगा, जो कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है, उसी डायरेक्शन के तहत में बेलेबल वारंट इशू किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। फर्दर सबसेक्शन 4 कहता है कि ये जो है ना एंटिसिपेटरी बेल, ये एंटिसिपेटरी बेल ऐसा नहीं है कि हर ऑफेंस के लिए ही मिल जाएगा। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि जिसके सिचुएशन में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता है। बाकी के एक्ट का नहीं बताया, केवल BNS का बताया। भारतीय न्याय संहिता में 2 ऑफेंसेस हैं जिसके लिए अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी उसे एक्चुअल में अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे बेल मिलना है या नहीं मिलना है। वो 2 सेक्शंस हैं। BNS का सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 65 एंड भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 70 सबसेक्शन 2। ये दोनों एक्सहॉस्टिव नहीं है, केवल यही सेक्शंस नहीं है। BNS में केवल ये 2 सेक्शंस है, अदर एक्ट्स में और भी अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं, अदर लेजिस्लेशन में हो सकते हैं। सेक्शन 65 और भारतीय न्याय संहिता क्या है? पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस कौन सा केसेस हो गया? सर्टेन केसेस कहने का मतलब है कि ऐसा वुमेन का रेप किया गया हो जो कि 16 साल या 12 साल से कम आयु की हो, यानी कोई भी फीमेल जिसकी एज 16 या 12 ईयर्स से कम का हो, उसका रेप करने का एक्यूजेशन है उस पर्सन पर, वो बताता है सेक्शन 65। तो ऐसी सिचुएशन में वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, सेक्शन 70 का टाइटल है गैंग रेप एंड सबसेक्शन 2 कहता है रेप ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 साल से कम आयु वाली कोई भी फीमेल का गैंग रेप किया जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है या एक्यूजेशन होता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसके ऊपर हो सकता है FIR किया गया हो, तो उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाएगा। तो उस पर्सन को पता चल जाता है कि मेरी अरेस्ट हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में वो एक्चुअल में अरेस्ट होने से पहले ही बेल एप्लीकेशन फाइल करता है कोर्ट में, उसे एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है, यानी जेल होने से पहले ही बेल फाइल किया गया है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी होता है जहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलता है। उन्हीं में से एक सिचुएशन है शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। इसको सिंपली SC/ST एक्ट भी कहा जाता है। SC/ST एक्ट के सेक्शन 18 कहता है कि कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस इस एक्ट के तहत में करता है, SC/ST एक्ट के तहत में कोई भी ऑफेंस कमिट करता है, तो उसे एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा। ये कहता है SC/ST एक्ट के सेक्शन 18। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक थ्योरी है, एक प्रिंसिपल है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल द एक्यूज्ड इज फाउंड टू बी गिल्टी। किसी भी पर्सन के ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, कितना भी हीनियस ऑफेंस हो उसने कमिट किया है, ये एक्यूजेशन है। जब तक कि ये एक्यूजेशन, ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, प्रूव नहीं हो जाता है,
तब तक उस एक्यूज को माना जाएगा कि वो बेगुनाह है, वो इनोसेंस है। लेकिन अगर जब प्रूव हो जाता है कि हाँ उसने ऑफेंस कमिट किया है एक्चुअल में, तब इनोसेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन जब तक कि प्रूफ नहीं होता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तब तक एक्यूज्ड को इनोसेंस माना जाएगा। ये प्रिंसिपल, ये जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है, इसी पर बेस्ड है एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन। ये हेल्ड हुआ इस केस में सिद्धाराम सतलिंगप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011। सिद्धाराम सतलिंगप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011। इस केस में हेल्ड हुआ कोर्ट के द्वारा कि बीएनएसएस के सेक्शन 482, सीआरपीसी का ओल्ड सेक्शन 438 जो कहता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजन बताता है। कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविजन है वो बेस्ड है क्रिमिनल लॉ के जुरिस्प्रूडेंस पर, क्रिमिनल लॉ जुरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल पर, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल एक्यूज्ड फाउंड गिल्टी। एंटीसिपेटरी बेल का एक केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा 2014 का केस है। आई रिपीट, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रदीप शर्मा 2014 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि एंटीसिपेटरी बेल के अंदर में जो प्रोटेक्शन मिलता है, क्या प्रोटेक्शन मिलता है कि इस बेल के तहत में उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये प्रोटेक्शन है। तो एंटीसिपेटरी बेल के तहत में जो भी प्रोटेक्शन मिला है वो तभी तक है जब तक कि पर्सन को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अगर कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया है तो ऐसे सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल उसे नहीं मिल सकता है। अगर मिला भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चीज़ जो कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया इस केस में ये है कि एंटीसिपेटरी बेल का अंदर में जो भी प्रोटेक्शन है वो तभी तक अवेलेबल है जब तक कि कोर्ट उस पर्सन को समन नहीं करती है। समन करने का मतलब कोर्ट उसको बुलाती है हाजिर होने के लिए। कोर्ट ने बुलाया, समन किया, वो पर्सन अपीयर हुआ, उस अपीयरेंस पे अब उस पर्सन को रेगुलर बेल लेना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल वहाँ पर अब काम नहीं करेगा। कोर्ट ने समन किया, पर्सन को बुलाया, उस पर्सन ने अपीयर हुआ, तो अपीयरेंस होने के बाद अब उस पर्सन को रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना है। अगर पहले से उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी उसे रेगुलर बेल भी मिलेगा ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एंटीसिपेटरी मिल गया ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर बेल भी मिलेगा ही। कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगेगा तो वो रेगुलर बेल देगी। और जो सेटिस्फेक्शन है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उसे एंटीसिपेटरी बेल चाहिए उस पर्सन को, तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि एंटीसिपेटरी बेल क्यों चाहिए। सेटिस्फेक्शन हो गया। सिमिलरली रेगुलर बेल भी लेना होता है तो कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है। तो दोनों सिचुएशन में, रेगुलर बेल को लेने के सिचुएशन में कोर्ट का सेटिस्फेक्शन और एंटीसिपेटरी बेल को लेने के वक्त में जो कोर्ट को सेटिस्फेक्शन किया जाना है वो दोनों अलग अलग होता है। सेम चीज़ हेल्ड हुआ इन द केस ऑफ सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2018।